गुड मॉर्निंग। कल जो हुआ था क्लास उसमें एक प्रॉब्लम लिए थे, कंप्लीट नहीं हुआ था कल। दैट बेस्ड ऑन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या था प्रॉब्लम? 0.2 मोलर एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट, और सबसे इंपॉर्टेंट है KCl मतलब इट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। जितना डिसॉल्व करोगे 0.2 मोल डिसॉल्व कहते हैं, सोल्यूशन में जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन उतना ही नहीं रहेगा क्योंकि एक के दो पार्टिकल बनेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट। फ्रीजेस एट मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया। और दूसरी बात यहाँ पे एक्वायर्ड सॉल्यूशन, एक्वायर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर, और इस टाइम जब सॉल्वेंट वाटर होता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कभी नहीं दिया रहता है, या दिया भी हो सकता है। तो नहीं दिया है तो समझ जाओ 0 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहना है? 0 डिग्री। वाटर का मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री और सॉल्यूशन का इतना है, तो डेल टीबी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और डेल टीबी का मतलब ये जो एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा दैट इज ऑल्सो दिस वैल्यू, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज डेल टी एफ, मतलब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू या बोल सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू है TF0 माइनस TF। तो TF0 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस, TF की वैल्यू माइनस 0.86, और तो आपको डेल TF की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.680 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डेल TF की वैल्यू जो एक्चुअली आपको फ्रीजिंग पॉइंट उसका मिला, कितने कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया था? 0.2। यानी एक्चुअली अगर 0.2 अगर इलेक्ट्रोलाइट होता, ये ब्रेक नहीं होता, तो ये जो वैल्यू आती तो ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू बोल सकती, लेकिन ये ओरिजिनल प्रैक्टिकली हो रहा। अब दूसरा एक फार्मूला आपके पास ये भी है, कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल TF की वैल्यू। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि आपने इतना डिसॉल्व किया था, सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हुआ इसके आइडिया नहीं है आपको, तो सोल्यूशन में ये आया वैल्यू, तो ये ऑब्जर्व या प्रैक्टिकल वैल्यू बोल सकते हैं। और ये जो वैल्यू है ये कौन सी है? थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट इज डेल TF0। तो कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बाद में पहले वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हर बात याद रखो, हर बार थ्योरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब प्रैक्टिकल जो ओरिजिनल वैल्यू आती है उससे निकालोगे तो ऑब्जर्व वैल्यू, और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उससे कैलकुलेट करोगे तो उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, तो आई के लिए फ्रीजिंग पॉइंट का दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, या ऑस्मोटिक प्रेशर का होगा तो उसमें भी सेम पाई अपॉन पाई जीरो मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू और पाई का मतलब होता है ऑब्जर्व वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके मतलब कौन से थ्योरेटिकल वैल्यू इतनी है डेल TF0 और ऑब्जर्व वैल्यू ये, तो I इज इक्वल टू 0.86 डिवाइडेड बाय 0.372 ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। उससे आपको पहली जो वैल्यू पहला आंसर मिला कौन सा? कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे आपको I की वैल्यू मिल गई। अब जो आपको निकालना है I के बाद सेकंड जो पार्ट आता है, क्या पूछा है? वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मतलब वो जो आयंस बने होंगे, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आप निकालोगे ऑस्मोटिक प्रेशर की दैट इज द ऑब्जर्व वैल्यू। एक्चुअली उसका वो सॉल्यूशन जो है आयंस बनने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा पाई की वैल्यू, तो मतलब आपको ऑब्जर्व निकालना है। अब फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का दिया है, तो जो फार्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का उसका यूज करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल वैल्यू आप निकाल सकते। कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको पता होगा ऑस्मोटिक प्रेशर में सेकंड जो पहला पार्ट क्या निकालना था? फर्स्ट पार्ट I निकालना था, और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है दैट इज वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन ऑफ पाई की वैल्यू निकालना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई निकालना है, लेकिन पाई 0 की वैल्यू आप निकाल सकते कैसे? देखो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसके पहले पाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT हो गया। ये M मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट वैल्यू गिवन रहेगी, और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लिखा है तो 273 केल्विन। यानी इसके बेसिस पे आप पाई 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू। और उसने क्या पूछा? ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू क्या है। अब एक बात आती, सॉल्यूशन सेम है
फ्रीजिंग पॉइंट की या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। तो इसका मतलब हुआ दोनों के लिए कॉमन क्या रहेगा, आई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, आई की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल दी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कितना है 1.83। तो ये वैल्यू निकाल सकते कैलकुलेशन से, और उसके बाद पाई निकालना है। तो ये फार्मूला जो कॉमन फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन पाई जीरो। तो पाई जीरो की वैल्यू आप निकाल सकते कॉन्सेंट्रेशन, और आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गई है, और उससे आप निकाल सकते वैल्यू ऑफ पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले निकालो, क्या निकालो, कौन सा फार्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज पाई जीरो इज इक्वल टू, पाई जीरो इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, पाई जीरो इज इक्वल टू दैट इज MRT। अब यहां पे देखो m इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितना है 0.2 मोलर। अब यहां पे थोड़ा सा और क्लियर कर दो, 0.2 मोलर दैट आल्सो इक्वल टू 0. जो वैल्यू गिवन है मोलर दिया है, मतलब 0.2 कैपिटल है, मतलब मोलैरिटी अगर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो याद रखो मोलैरिटी और मोलैरिटी की जनरल वैल्यू सेम होती है, यही आप मोलैरिटी कंसीडर कर सकते हैं। मोलैरिटी मतलब है मोलैरिटी, सॉल्वेंट अगर वाटर रहा तो m इज इक्वल टू 0.2 मोलर या 0.2 मोलर, ये मोलैरिटी स्मॉल है कैपिटल है। अब सेकंड आता आर की वैल्यू गिवन ही रहेगी, 0 लीटर एटीएम में 0.082 या 0.082 भी लिखा, तो लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू गिवन हो जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इक्वल टू 273 केल्विन। ओके, 0.082 और 273, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू किसकी मिलेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई जीरो इज इक्वल टू m 0.2 R 0.082 और टेम्परेचर है 273। डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, लॉग टेबल से तीनों को एडिशन भी कर सकते हैं, पॉइंट चेंज करके सिंपल का फॉर्म में कन्वर्ट करने के, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये पॉइंट यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 मतलब 10⁻⁻⁴ मतलब लोगे आप, तो 2 into 82 into 273 ऐसे भी कर सकते। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई जीरो। तो पाई जीरो की वैल्यू है दैट इज 4.84 ATM एटमॉस्फेयर, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई जीरो। अब आपको क्या करना है, पाई जीरो की वैल्यू मिल गई, पूछा है, और पाई की वैल्यू निकालना है, पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मतलब ऑब्जर्व वैल्यू, और आई की वैल्यू है, तो उसके बाद आप फार्मूला यूज करोगे नंबर 3, ये आई इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई जीरो। आई की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 1.83 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू निकलना है, और पाई जीरो की वैल्यू निकल ली है कितने 4.84, देयरफॉर पाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा 1.83 इंटू 4.84, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा 1.83 इंटू 4.84, और इसका मेरा बहुत डबल आंसर आता है इसका 8.2 ATM, 8.2 ATM। तो हर बार आप यही याद रखो, दो वैल्यू कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की गिवन हो, आई इज इक्वल टू फार्मूला पर मैंने याद रखना है पाई अपॉन पाई जीरो, मतलब ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, या डेल्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर या लोअरिंग, तो सभी के लिए सेम है, बस आई की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद उसका यूज करके बाकी वैल्यू निकाल सकते। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, उसके बाद और एक लेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.01 मोलर, ये भी मोलर है, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, फिर से यहाँ पे एक्वायस लिखा है मतलब वाटर में, फॉर्मिक एसिड 0.01 मोलर एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रीजेस एट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजेस एट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रीजेस एट -0.021
माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का इतने कॉन्सेंट्रेशन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ब्रैकेट में दिया है फॉर वाटर KF इज इक्वल टू सेम 1.86 केल्विन kg पर मोल। वैल्यू ऑफ KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। फिर से यहाँ पे सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम, थोड़ा अलग है, कुछ अलग है, लेकिन स्टार्टिंग वैसे करना है। देखो यहाँ पे सीधा आपको निकालना है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालना है अल्फा की। और कल के क्लास में हो गया था अल्फा का और आई का रिलेशन, वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन क्या है। तो क्या था रिलेशन, आई इज इक्वल टू दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, दैट इज I माइनस 1 और n माइनस 1। तो अगर आपको I की वैल्यू मिल गई, I अगर मिल गया है तो आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा यहाँ पे टर्म कौन सा है फॉर्मूले में n, और n का मतलब सीधा सीधा है जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, जो भी एसिड है या साल्ट है, उसके नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस। और फॉर्मिक एसिड में दो ही आयन होते हैं, CH3 HCOO निगेटिव और H पॉजिटिव। तो नंबर n की वैल्यू रहेगी 2। तो सेकंड आता आई। फिर से जैसे इसके पहले का प्रॉब्लम था, आई निकालने के लिए सेम प्रॉब्लम है। देखो कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, KF भी है, कॉन्सेंट्रेशन KF का यूज करके आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकते, मतलब डेल TF 0 की, और डेल TF निकालना है, ऑब्जर्व निकालना है, प्रैक्टिकल निकालना है। तो ये वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, ये एसिड का है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेम। तो फिर से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा सबसे पहले आई, और आई के बाद अल्फा। फर्स्ट टू कैलकुलेट क्या निकालना है, कैलकुलेट दी आई। अगर आई कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप निकालोगे डेल TF की वैल्यू। फॉर्मूला है TF 0 माइनस TF, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का कितना दिया है, TF इज इक्वल टू माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस, और TF 0 मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है 0 डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो डेल TF इज इक्वल टू क्या हुआ, TF 0 है, माइनस और माइनस 0.021, आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस 0.021 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0.021 डिग्री सेल्सियस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये हो गई वैल्यू आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू, इतना फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा कम हो गया तो उसके बेसिस पे कितने से कम हुआ निकाला आपने, तो डेल TF मिल गया। अब सेकंड डेल TF के बाद आपको निकालना है डेल TF 0, नहीं डेल TF मिल गया, डेल TF 0 मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, और थ्योरेटिकल के लिए आपके पास कॉन्सेंट्रेशन और KF है। और सेकंड पार्ट डेल TF 0 इज इक्वल टू KF इंटू M। M की भी वैल्यू गिवन है, M इज इक्वल टू 0.01 मोलर, और KF भी ऑलरेडी गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो देयरफॉर डेल TF 0 इज इक्वल टू 0.01 इंटू 1.86। तो 0.01 का मतलब होता 10⁻, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 10⁻², 10⁻² का मतलब 2 पॉइंट कम कर दो तो आंसर आएगा 0.0186, 0.0186, 0.0186 that is the value of del TF 0। अब फ्रीजिंग पॉइंट ये थ्योरेटिकल है और ये ऑब्जर्व। देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर बढ़ते तो वैल्यू भी ज्यादा है, ये कम है थोड़ा सा, ये ज्यादा है, तो उसका मतलब आयंस ऑब्जर्व अलग रहेगा, थ्योरेटिकल अलग रहेगा, क्योंकि डिजोल्व करते टाइम पार्टिकल अलग रहेगा और डिजोल्व करने के बाद अलग हो जाएगा। अब सेकंड आता है, क्या निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले
थ्योरेटिकल वैल्यू मिल गई, ऑब्जर्व मिल गई, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आई। आई इज इक्वल टू, तो फार्मूला है डेल टी एफ अपॉन डेल टी एफ जीरो, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल, और ऑब्जर्व की वैल्यू 0.021 और ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्व थ्योरेटिकल वैल्यू 0.0186। ये अगर 210 डिवाइड बाय 186 भी कर सकते हैं, जितने डिजिट आगे जाएगा डेसिमल पॉइंट उतने ही भी कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आता है i इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने के बाद that is 1.13 that is the value of i। तो इससे आपको वैल्यू मिल गई i की, लेकिन आपको निकालना क्या है मेन, दैट इज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। सेकंड पार्ट टू कैलकुलेट अल्फा, तो अल्फा के लिए फार्मूला आपके पास अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 और n माइनस 1 हो गया। i की वैल्यू मिल गई, अब n की वैल्यू। फॉर्मिक एसिड डिसोशिएट है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला ये है, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, इसलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है, HCOO नेगेटिव प्लस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन इसी टाइप से करोगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1 कटन 1 अनाइन, तो n इज इक्वल टू 2, i की वैल्यू गिवन है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना है 1.13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आएगी और उसमें से 1 माइनस करोगे 0.13, डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.13, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। या आपको अगर परसेंट अल्फा में कन्वर्ट करना है तो 1.13 इंटू 100 करो तो आंसर आएगा 30%, लेकिन परसेंट पूछा नहीं है, सिर्फ अल्फा पूछा है। तो इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, मिक्स प्रॉब्लम। तो दैट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन किसका रिलेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट हाफ फैक्टर। तो यहां पे जो आपका सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव चैप्टर है कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। वो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए ऑफलाइन अच्छा रहेगा, जब तक शुरू होगा तब देखेंगे। तो थोड़ा सा एक छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, वो स्टार्ट करते हैं एंड दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स टोटल जो 4 मार्क्स है, ऑप्शन विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन है 6 मार्क्स। 6 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको 6 मार्क का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स में जो इंट्रोडक्शन है यार, उसमें क्या पढ़ना है आपको, जैसे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना रिएक्शन जब कोई भी रिएक्शन होता है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना बन यानी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल द रिएक्टर्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कितना परसेंट में जो अल्फा वगैरह कितना परसेंट में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी स्टडी आपने किसमें की, आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब सेकंड जो आता है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, जैसे फॉर एनी केमिकल रिएक्शन या मेन एस्पेक्ट्स बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, तो मेन एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर स्टडी करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3 एस्पेक्ट्स, उसका यूज करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सटेंट ऑलरेडी हो गया है, मैंने पहले भी बताया होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड एस्पेक्ट से फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन।
वैसे आयनिक में मैंने बताया था पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने एक्सटेंट में रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है किसमें, इन सेकंड चैप्टर दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने रिएक्टेंट का, या थर्ड चैप्टर है, कितने रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो सकता। तो अल्फा की वैल्यू पता रही तो आप बता सकते हैं। तो ये पहला कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे तो कितने, जो भी रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, कितने रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में हो सकता। तो दैट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डील्स विथ कौन से केमिस्ट्री में, दैट इज द आयोनिक इक्विलिब्रियम। देन सेकंड आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब कोई भी एक रिएक्शन हो रहा तो वो रिएक्शन जो भी गिवन कंडीशन है होगा या नहीं होगा। मतलब गिवन कंडीशन का मतलब जैसे टेम्परेचर हीटिंग करना पड़ेगा, अगर वो एंडोथर्मिक है तो हीट करना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक है तो कम हीट में होगा। तो ये सब कंडीशन जो गिवन रहेगी उसमें होगा या नहीं होगा पर्टिकुलर रिएक्शन, उसका आंसर आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स। मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन दैट स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर है सॉल्यूशन के बाद, लेकिन बाद में लेंगे। और जो मेन आपको ये चैप्टर में पढ़ना है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट का ही मतलब होता स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब सबको पता है, यानी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन प्रोडक्ट्स में होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज अ रिएक्शन का रेट, या बोल सकते रिएक्शन की स्पीड जो स्टडी की जाती है ये चैप्टर में। तो दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।